नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, आपसे शुरुआत कर लेते हैं और अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ इस बाजार में आज काम हुआ है। सोने चांदी से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बाजार सभी के इंटरेस्ट का भी है। 1.5 साल के लोज पर चांदी और करीब करीब 7 महीने के लोज पर फिलहाल सोना कारोबार करता हुआ। गुड इवनिंग मनीषा जी। जी हाँ, आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि गोल्ड सिल्वर में जो हमने लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा है, उसका मुख्य कारण यही है कि जो डॉलर इंडेक्स में एक तरफा तेजी हमने देखी है एंड प्लस बॉन्ड यील्ड्स जो 4.7 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर का काम कर रहा है। अभी मुझे लगता है कि 107.1 के आसपास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर हम देखें 2022 का जो हाई था 114 के आसपास से, वहां का 50% रिट्रेसमेंट मार्क पे भी ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ से मुझे लगता है कि 107, 108 शुड बी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है, जहां से एक बार कूल ऑफ डॉलर इंडेक्स में हो सकता है अगेन टुवर्ड्स 105, 104 और लेवल्स तक। और वहीं गोल्ड सिल्वर के चार्ट्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक फ्रॉम द लोअर एंड हो सकता है, पर ये अभी कहना मुश्किल है कि ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल रहेगा कि ये बाउंस बैक रहेगा। फिलहाल हम मान के चलेंगे कि ये एक बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक के बाद जो पुल बैक रैली आती है वो किस तरह की रहेगी, करेक्टिव रहती है, इंपल्सिव रहती है, उसके बाद ट्रेंड का जायजा लिया जाएगा। बट नेवरथेलेस गोल्ड सिल्वर दोनों ही लोअर लेवल्स पे अभी सपोर्ट लेंगे इन वेरी शॉर्ट टर्म। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा पीरियड रहेगा जहाँ पे इन्वेस्टर्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। एक्यूमुलेशन लेवल्स यहाँ पर हैं। दिनेश जी, आपकी कोई टॉप ट्रेड सोने चांदी में से निकलती हुई? जी बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि पुल बैक रैलीज एक्सपेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स 7 से ऊपर निरंतर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक ओवरसोल्ड कंडीशंस है। आरएसआई जो 26-24 आ चुका है, तो मुझे लगता है कि अराउंड सिल्वर जो है 800 अराउंड यहाँ से बाय करनी चाहिए, और गोल्ड भी मुझे लगता है कि 56-800 का एक बाइंग लेवल बनता है। कॉपर में भी सिमिलर पुल बैक रैलीज आते नजर आती है। तो ऑल ओवर एमसीएक्स कमोडिटीज एक ओवरसोल्ड कंडीशन से उभरते हुए नजर आती है। तेजी निश्चित तौर से नहीं कह सकते, लेकिन एक पुल बैक रैलीज के तौर पर खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी कॉपर में एक पुल बैक के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पर शायद जरूर बनती हुई नजर आएगी। प्रियांक, ओवरऑल मेटल्स में कैसे देखते हैं? चाहे वो कॉपर है, कॉपर में तो अच्छी खासी पिटाई हुई है। आज हमने 3% जैसी गिरावट यहाँ पर एक समय पे बनते हुए देखी थी, अभी भी 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। तो अक्रॉस मेटल्स कोई टॉप ट्रेड्स? देखिए, अक्रॉस मेटल्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम, जिंक ये एक आउट परफॉर्म करेंगे कॉपर को, और वही दिख भी रहा है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम अभी भी 208, 209 के आसपास ट्रेड्स कर रहा है। एंड काफी जो रिसेंट लोस थे वहां से काफी ऊपर एल्यूमिनियम ट्रेड कर रहा है। जो रिसेंट लोस हमने देखे थे अराउंड 195 के आसपास, वहां से हम ऑलमोस्ट 10-12 रुपीज अप है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम में नीचे अगर आता है 205 के आसपास तो बाई किया जा सकता, 205 के आसपास बाई किया जा सकता है करेक्शन पे। और ऊपर में हम फिर से एक बार 214, 215 के लेवल से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा पिक हमारा कॉपर में रहेगा। हम एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे 104.70, 105 के आसपास के जो हाइस थे 31 मई के अराउंड 23 में, वो कंफर्टेबली क्रॉस कर चुका है डॉलर इंडेक्स। और वही टाइम पे अगर हम कॉपर की बात करें, इंटरनेशनल कॉमेक्स कॉपर की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोस थे अराउंड 3.54, 3.55 के आसपास के थे, वो अभी तक कॉपर इंटरनेशनल में टूटे नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ऑन रिलेटिव बेसिस कॉपर ने गिरावट कम आई है, और एक इंटर मार्केट डाइवर्जेंस हम कह सकते हैं कि कॉपर में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी एक ओवरसोल्ड कंडीशन है और डॉलर इंडेक्स भी एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स पे है, तो बार्गेन हंटिंग करनी चाहिए कॉपर में। अराउंड 7 के आसपास 690 का स्टॉप लॉस रहेगा, 718, 720 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। पॉइंट टेकन। साथ ही साथ प्रियांक, यहाँ पर क्रूड में क्या राय है? क्योंकि अगर पिछले 3 दिनों का अगर हम ब्यौरा यहाँ पर देख लें तो 4-4.5% की गिरावट हम कच्चे तेल में भी आता हुआ देख चुके हैं।
क्रूड ऑयल में देखा है कि हमने $95 WTI टच करके अभी 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि फिर से जो सपोर्ट जोन्स थे ऑन द लोअर साइड 88 से लेके $86, ये एक सपोर्ट बैंड है क्रूड के लिए। तो यहाँ से मुझे लगता है फिर से एक राउंड ऑफ रैली ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट करना चाहिए टुवर्ड्स $90-91 तक। तो यहाँ पे MCFT अगर मैं बात करूँ तो 70-200, 70-100 ये एक सपोर्ट बैंड दिखता है। तो वो होल्ड होता है तो फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड को 7600, 7650 तक जाता हुआ। ऑलराइट, तो एक अपॉर्चुनिटी बाइंग यहाँ पर भी बन सकती है। लेकिन एक और एरिया यहाँ पर दिनेश जी, जो एग्री स्पेस है, यहाँ पर भी जोरदार मुनाफा वसूली है। फिर चाहे वो गुआर पैक है जो 2-2.5% नीचे खुला, वही हाल काफी हद तक जीरा और हल्दी में भी देखने को मिला। क्या यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? जी, हल्दी के हद तक तो मैं कहूँ कि हल्दी अभी दिसंबर तक के एटलीस्ट रेंज बाउंड होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इसमें अराइवल्स आने शुरू हो सकती है। तो हल्दी में प्रेशर बरकरार रहेगा, लेकिन मुझे लगता है हल्दी की रेंज बाउंड एक्टिविटी 12,000 से 15,000 ये रेंज मुझे लगती है लगभग संभव होनी चाहिए। आज अप्रैल का वायदा खुला, अप्रैल का वायदा एक्सपेक्टेड था कि शायद ऊपर खुले, बट ये निरंतर भाव पर ही खुला है, एक समान भाव पर खुला है। तो मुझे हल्दी में हाल फिलहाल से बहुत बड़ी तेजी दिसंबर तक नजर नहीं आती है। हाँ, ग्वार एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है। जैसे मैंने कल भी सेमिनार था उसमें भी यही कहा कि 5530-35 की नवंबर ग्वार यहाँ पर एक बाइंग करने का मौका मिलेगा और इमीडिएट हमें 5900 का लेवल अपसाइड देखने मिल सकता है। बाकी ओवरऑल कमोडिटी जो है सेलिंग प्रेशर जो एमसीएक्स में है, सेम एनसीडेक्स में ही प्रेशर बना हुआ नजर आता है। थोड़ी पुलबैक रैलीज एक्सपेक्टेड है, बट लेकिन मुझे लगता है कि आज कल आ सकती है पुलबैक रैली। ऑलराइट, तो एक रैली निकल के जरूर आ सकती है। लेकिन ग्वार में जैसे कहा गया कि ऑफ कोर्स जोधपुर में यहाँ पर एक सेमिनार था जहां पर दिनेश जी ने अपनी बात वहां पर भी रखी थी और एक रेंज बताई थी। आज भी वही वो दोहराते हुए यहाँ पर, और हल्दी में जैसे वो कह रहे हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेंड रह सकता है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, प्रियंका, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे बैम्बू यानी बांस की, और यहाँ पर किस तरह का चलन है, क्यों ये इमीडिएटली सडनली यहाँ पर बजवर्ड बनता हुआ नजर आया है, और पर्यावरण को लेकर अब यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां पर आज हम बात करेंगे बैम्बू या बांस की। और आपको बता दें, ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये बैम्बू से बनी हुई चीज है। और हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। एक तो है बैम्बू के जनक, जिनको बैम्बू मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, पाशा भाई पटेल। और बैम्बू से ये सब चीजें बनाने के लिए हमारे साथ है यहाँ पर नीरज मुथा, जो कि फैक्ट्री है जिनकी अगरतला में, और काफी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये बैम्बू से बनाते हैं। तो आप दोनों से ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक काफी बडिंग बजिंग प्रोजेक्ट है। पाशा भाई, सबसे पहले आपसे, और क्लियरली बैम्बू का ये ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग सब क्लाइमेट चेंज और डीकार्बनाइजेशन की बातें करते रह गए, और आपने यहाँ पर एक फटाफट से सोल्यूशन भी निकाल लिया। मैडम, बात ऐसी है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में 0.5% फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट 33% होना चाहिए, और इतना फॉरेस्ट कम रहने की वजह से, मैं लातूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इतना फॉरेस्ट कम रहने की वजह से 4 साल पहले 300 किलोमीटर दूर से दुनिया में पहली बार ट्रेन से पानी लाके पिया मेरा शहर। तो वृक्ष का क्या, फॉरेस्ट कवर का क्या उसका अहमियत है, ये उससे समझ में आया। तो हम ये सोचते थे कि फॉरेस्ट कवर कैसा बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा। क्यों? तो गांव में पहले लोग कम थे, जमीन ज्यादा थी, इसलिए आम के झाड़, बेर के झाड़, जामुन के झाड़ रहते थे। अब क्या हो गया है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई और खेत कम हो गया, इसलिए मेरे बच्चे को खाने के लिए नहीं, इसलिए मैं कोई भी वृक्ष, मुझे ना प्राणी चाहिए, ना पक्षी चाहिए, ना छांव चाहिए। तो सारी की सारी क्रिकेट का ग्राउंड बनाए जैसा पूरे गांव बन गए। अब बात ऐसी है कि अगर पूरे वृक्ष अगर चले गए तो सांस कहां से लोगे तुम? हमको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन देने वाली दुनिया में अब तक साइंस ने ऑक्सीजन बनाने की मशीन नहीं निकाली, सिर्फ भगवान के पास है अभी वो राइट। तो भगवान सिर्फ वो भगवान ने जो बनाया जो वृक्ष है, वो वृक्ष आदमी को ऑक्सीजन लगता है, वो ऑक्सीजन देता है, और आदमी जो कार्बन छोड़ता है वो कार्बन खाता है। तो आदमी का और वृक्ष का अगर हम रिश्ता अगर निकालेंगे, आदमी जो छोड़ता है वो झाड़ खाता है, और जो झाड़ छोड़ता है तो आदमी खाता है। तो दुनिया में जब तक झाड़ है तब तक आदमी है। हम तो झाड़ तो तोड़ दिए, अब 0.5% अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में है तो सारे देश का ऐसा ही हाल हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे सोच रहे थे। तो बड़े झाड़ तो किसी को नहीं चाहिए,
बात ऐसी है कि बाम्बू के बारे में हम कब सोचे, 1927 में अंग्रेजों ने फॉरेस्ट कानून निकाला, उसमें बाम्बू को ऐड किया और बाम्बू काटने के लिए और उसको इधर से उधर ले जाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन लगती थी। तो फिर कोई बांस लगाने का छोड़ दिया। तो 90 साल के बाद 2017 में जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको सारे बाम्बू के लोगों ने जाके बताया कि सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो बाम्बू का भी कुछ तो करो, बाम्बू को मुक्त करो, एक कैद है जेल में। तो मोदी जी ने सारा सुना और एक लाइन में उसको सबको खत्म कर दिया। मोदी जी ने कहा बांस ये घास है, जब बांस घास है तो उसको लगाने की और काटने की परमिशन की क्या जरूरत है। तो उस दिन से ये काम शुरू हो गया मैडम। 1900 अब जो 2017 में नरेंद्र मोदी जी बोलने के बाद जो भारत में काम शुरू हुआ वही काम 1980 में चाइना में शुरू हुआ। चाइना में 5 मिलियन हेक्टेयर बांस है, वहां पे 3,20,000 करोड़ का टर्नओवर है। हमारे पास फॉरेस्ट में 10 मिलियन हेक्टेयर बांस है और 18,000 करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जब से ये हुआ तो मुझे एक आशा जागी कि बांस ये क्रॉप है, बांस क्रॉप अगर ट्रीट करेंगे तो हम ये उसको बढ़ाएंगे, हमको ऑक्सीजन भी मिलेगा, कार्बन भी हमारा खत्म होगा, टेम्परेचर भी खत्म होगा और बारिश भी आएगी। और बारिश आई हुई आसमान से जमीन में जाने के लिए उसकी भी लिए। पर पाशा भाई हर चीज करने के लिए एक इंसेंटिव चाहिए और एक मुनाफा भी चाहिए सर। तो इसमें क्या है? तो इसमें क्या है, अभी इंसेंटिव में हम देखें, भारत सरकार को हम समझाए, स्टेट गवर्नमेंट को समझाए। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक दिन मुझे बुलाए कि आप क्या कर रहे हो, मैं बोला बाम्बू में काम कर रहा हूँ सर। तो बोले क्या करना चाहिए, मैं बोला कुछ मत करो, एक कमेटी बनाओ और हमारे कमेटी को तुम अधिकार दो, हम क्या करते देखो। तो एक हमारे सेक्रेटरी है नंद कुमार जी बोल के, उनको और मुझे एक कमेटी में उन्होंने लिया और फिर हमने काम शुरू किया। अब मैडम हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से 1 हेक्टेयर बांस लगाने वाले किसान को 1 हेक्टेयर को 3 साल में 7 लाख रुपए सब्सिडी देते। 7 लाख रुपए। इधर तो 3 साल में ये किसान को लाख भर भी नहीं मिलते और इधर 7 लाख मिल रहे लगाने में। 3 साल तो अच्छे गए, नंबर 1। नंबर 2, जो किसान 7 लाख रुपए लेके बांस लगाएगा और उसके खेत में अगर ये नहीं है, पानी नहीं है, तो उसको बावड़ी खोदने के लिए यानी कुआं खोदने के लिए सरकार फिर 4 लाख की सब्सिडी देगी। और कुएं में का पानी अगर स्टोर करना है, वो स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फिर 6 लाख, यानी 1 हेक्टेयर बाम्बू लगाने से 17 लाख रुपए किसानों को मिल रहे हैं। अब तक कितने किसान यहाँ पर आ चुके हैं और कितना काम हो चुका है? अब देखिए कि मैं पहली बार तो मैं सीएम साहब के पास जाके बोला, डीएमसी सीएम साहब के पास जाके बोला कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में करो। तो हमारे सीएम साहब बोले कि आपके डिस्ट्रिक्ट में करना है ना, मैं पैसे देता हूँ लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट भी अडॉप्ट करो। तो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में चालू हुआ। मुझे गोदरेज, नादिर गोदरेज जी की कंपनी ने मुझे 15 लोग दिए हैं। क्यों, तो एप्लीकेशन लेना पड़ेगा ना किसानों से, ये सारा बता के। तो हमारा इस साल टारगेट था 200 हेक्टेयर का, लेकिन अब तक मेरे पास 4 महीने हो गए 1100 हेक्टेयर के फार्म आए हैं। और अभी वो कम से कम 2,000-2,500 हेक्टेयर तक पहुंचेगा मेरे डिस्ट्रिक्ट में। और सीएम साहब के सातारा डिस्ट्रिक्ट में 10,000 हेक्टेयर के फार्म आ गए। अब ये 2 डिस्ट्रिक्ट का काम देख के बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू हो गया। मुझे लगता है कि 3 साल में हम 2-2.5 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र में बांस लगाएंगे। इतनी बड़ी क्रांति महाराष्ट्र में होने वाली है। और ये देश में नहीं, इतना ये काम ना देश में हो रहा है ना दुनिया में हो रहा है। क्यों, तो अब सारे दुनिया उलझ रही है कार्बन से और टेम्परेचर से। आपने देखा लीबिया में एक दिन में जो बारिश आई वो 18 महीने में आने वाली बारिश एक दिन में आ गई। और एक दिन में आने की वजह से उधर 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होने से बारिश हो गई। और बारिश जब शुरू हो गई तो समंदर में से 20 फीट की लाट आ गई और वो पूरे का पूरा शहर खत्म हो गया। ऐसे 10-12 देश में ये माहौल हो रहा है। तो हम सारी दुनिया जूझ रही है और दुनिया के सामने क्या है, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो 2050 में 450 पीपीएम कार्बन होने वाला है। और जब 450 कार्बन पीपीएम होगा तो 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर वाला आदमी इधर दुनिया में दिखेगा नहीं। इसलिए उसको अब हमको कम करना पड़ेगा। तो अगर 450 को अगर खत्म होने वाला है, भारत के 12 शहर अगर
अगर डूबने वाले हैं, हम मुंबई में बैठे हैं, हम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं ना, 2050 में 15 फीट पानी रहने वाला है। तुम इधर 5 स्टार होटल बनाओ या ये कुछ भी करो। दुनिया में मानव जाति ने सबसे ज्यादा पैसे जो जमा किए, वो सारी संपत्ति समंदर के किनारे जमा की, और वो सारे शहर डूबने वाले हैं 2050 में। तो अगर 50 में ये होने वाला है, तो अब हाई कितना टेम्परेचर? अब टेम्परेचर 422 है, अब सिर्फ 28 ppm रह गए और 28 साल रह गए। तो बड़े ताकत से हमको ये बदलना पड़ेगा। दुनिया को अगर बचना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, वो काम ये है कि ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, कार्बन कम करना पड़ेगा। और कार्बन अगर कम करना है तो हम बांबू क्यों बोलते हैं? बांबू इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी को साल को 280 किलो ऑक्सीजन लगता है। बांबू का झाड़ 320 किलो ऑक्सीजन देता है। और दुनिया में जितने भी वृक्ष है, ये सारे वृक्षों से अधिक 30% कार्बन खाने की क्षमता बांस की है। क्यों? तो बांस हर दिन 1 फीट 2 फीट 3 फीट तक बढ़ता है। बांस शैतान के जैसा, वो बांस कार्बन खाते रहता है। तो कार्बन का दुश्मन बांस है। हमारे पास खेत और गांव और फॉरेस्ट तो नहीं है, अगर ये गमले में लगता है तो मैं अपने घर में पक्के से लगा लूंगी। बिल्कुल, आपके घर के पास आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ऑफ कोर्स बांस लगाना एक चीज है, और जैसे आपने कहा कार्बन डिकार्बनाइजेशन यहाँ से होती है, लेकिन नीरज आपके पास आएंगे, बांस लगने के बाद यहाँ पर और कितने कुछ काम हो सकते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि कितनी सारी चीजें आपने यहाँ पर बनाई है, इसका आइडिया कहाँ से आया और ये काम कितना प्रॉफिटेबल है? जैसे साहब ने बोला, there's a very devastating एक संकट है अपने अर्थ के ऊपर अभी, and for that some solution has to be got out. Once the bamboo is planted, we make a product called bamboo wood. So basically this is an eco-friendly substitute to hardwood. और ये आइडिया कब आया? So I was studying in the US and I'd gone skiing. And when I'd gone skiing, the whole resort was made out of this product. So then at the back of my head, I always knew that there's a lot of bamboo that's available in India. So I did some research and I found out that there's no industry that's yet there in India that uses bamboo. So then I called up my father and he was kind enough to give me the capital to set up this unit. And we set up the unit in Agartala where we manufactured bamboo wood. It took us a few years to settle, and today we are proud that our Honorable Prime Minister has taken the initiative and installed almost 1 lakh square feet of this flooring in the new parliament. So this will give a good boost to the bamboo sector, which it requires, and attract. तो पार्लियामेंट में कौन सा वाला बैम्बू है as of now? It's this flooring that has been laid in the parliament in all the minister offices, the LOP offices and speaker office. 5 लाख स्क्वायर फीट। और कितनी एज ऑफ नाउ, क्या आपको बहुत मार्केटिंग करनी पड़ रही है, लोगों तक पहुंचना पड़ रहा है, इसकी प्राइसिंग कैसी है, वुड से कम है, ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी है? आई एम श्योर आपको वो सब सवाल आते होंगे। सो एज ऑफ नाउ यस, वी हमको बहुत मार्केट में जाके वी हैव टू मेक पीपल अवेयर दैट सच अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट, बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर अवेयर। एंड in terms of pricing, if you this is complete solid bamboo wood, so when you compare it with any solid hardwood that is available in the market, it is much more economical. Okay. So और जो पापा से पैसे लिए थे वापस कर दिए? धीरे 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 अभी जो प्रोत्साहन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, उसे वी envisage a good demand that will come in and that will help us hopefully, and I will be able to return the capital sooner to my father. Absolutely. तो क्या कुछ अभी बन रहा है, किन लोगों से आपने बात की, और ये जिस डिफरेंट तरीके की वुड्स है, बैम्बू है, किस तरह का यहाँ पर काम लगता है? तो प्रोसेस सिंपल, बैम्बू को बेसिकली हम कंप्रेस करके एक वुड बना देते हैं। जो भी आप सोच सकते हो वुड से बनाना, जैसे फर्नीचर हो गया, वॉल क्लैडिंग हो गई, सीलिंग हो गई, ये सब बैम्बू वुड से बन सकती है। बैम्बू वुड से ऐसा कहना है कि पिन से प्लेन्स can be used to make bamboo. Okay. So out of that, one of the solutions is bamboo wood that we are making, and currently the major contributor to the Chinese bamboo economy is this product. So hoping we are in the right field and this will take off soon. एब्सोल्युटली, जहाँ पे आपको ये सब फायदा मिल रहा है जो आप काम कर रहे हैं, और जहाँ पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हम आशा करते हैं कि यहाँ से बहुत बड़ी उन्नति आपकी हो। बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए। पाशा भाई पटेल एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।